एंड अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मैंने भी ना नई नई डेफिनेशंस तलाश की हुई हैं ब्रेवरी की और हिम्मत की, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, दैट्स माय लाइफ। आपको नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, अक्सर ऐसा नहीं लगता बट कभी कभी ऐसा लगता है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक हों। और आज का शो बहुत अच्छा है, सो सिट बैक, रिलैक्स, चाय बना लीजिए, नाश्ता बना लीजिए, टेलीविज़न के पास आके बैठ जाइए। अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से देखते रहिए और कहीं मत जाइए, क्योंकि आज से प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। हम आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देंगे जो आपके बड़े काम की है। जैसे कि इन दिनों चर्चा ये है कि मसनूई बारिश जो है वो बरसाई जाएगी। अब उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, क्लाउड सीडिंग भी होती है, आयोनाइजेशन भी होती है, जिसके ज़रिए मसनूई बारिश जो है वो बरसा दी जाती है। कुछ हैज़र्ड्स भी इससे वाबस्ता हैं, लेकिन हम पूछेंगे, हमारे साथ चौधरी मोहम्मद असलम साहब स्काइप पर मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि ये मसनूई बारिश जो है ये कैसे बरसाई जाएगी, कब बरसाई जाएगी। सुना था कि बरसने वाली है, फिर उसके बाद प्लान जो है वो पोस्टपोन हो गया। अब यूएई की एक कंपनी है जिससे मुआहदा हो रहा है कि शायद वो आके मसनूई बारिश बरसाएंगे। मसनूई बारिश बरसाने की वजूहात बहुत सारी होती हैं। हमारे यहाँ वजह यह है कि हम पोल्यूशन को या स्मॉग को ख़त्म करना चाहते हैं, स्मॉग को कम करना चाहते हैं। तो अगर चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पे हैं तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वाशाम जी। कैसे हैं चौधरी साहब, ठीक हैं आप? जी खैरियत जी। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ये जो मसनूई बारिश होती है ये होती क्या है और किस तरह से की जाती है? क्लाउड सीडिंग जिसे हम कहते हैं, ये क्या चीज़ होती है? जी बिल्कुल, ये इसको क्लाउड सीडिंग है, इसको हम ज़ुबान में जो है आर्टिफिशियल रेन या मसनूई बारिश कहेंगे। और पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये 2000 और 2001 में ये एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है और ऑल ओवर पाकिस्तान इन्होंने बारिश करवाई थी और बड़े अच्छे इसके नतायज उस वक्त बरामद हुए थे। तो अभी स्मॉग को खत्म या पोल्यूशन को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। उस वक्त वो ड्राई सीजन था, खुश्क साली थी, उस वक्त किए थे। हाँ। तो इसके तरीका दो तीन इसके जो मोड्स होते हैं वो मैं बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि हम कौन सा इस्तेमाल पाकिस्तान में अभी करने जा रहे हैं कुछ दिनों बाद। तो इसमें दो तीन मोड्स होते हैं। एक तो जैसे प्लेन्स के थ्रू ऊपर जाया जाए वो करेंगे, और दूसरा जो था आयोनाइजेशन मेथड, वो अभी इस पे काम नहीं हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म होगा। और तीसरा होता है जो जमीन से रॉकेट या किसी ड्रोन फायर करना, वो भी क्लाउड्स में जाता है। जो हम कर रहे हैं वो है थ्रू प्लेन्स ऊपर जाना। और इसके लिए शर्त यह है कि नेचुरल क्लाउड्स का होना भी जरूरी है। वो काइंड्स होती हैं जैसे लो क्लाउड्स और मीडियम क्लाउड्स, उसमें क्लाउड्स का होना जरूरी है। और ये नेचुरल हो गए तो फिर हम ऊपर जाएंगे इसके। और इसमें टेम्परेचर जो होता है वो -5 से लेकर -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी -5 डिग्री बेस का टेम्परेचर और -21 डिग्री टॉप का टेम्परेचर होगा। और क्लाउड्स होंगे कम से कम, अगर हम पूरे आसमान को 8 हिस्सों में डिवाइड करें तो कम से कम 4 हिस्से जो है, 3 से 4 हिस्से जो है, जो क्लाउड्स उस जगह पे मौजूद होने चाहिए जहाँ पे क्लाउड्स सीडिंग करनी है। ओके। और जो प्लेन्स के थ्रू ऊपर जाया जाएगा, फिर महकमा मौसमियात नीचे से मॉनिटर करेगा और विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी और ये सारी टेम्परेचर वगैरह, क्लाउड्स किस में पोटेंशियल है इतना, और पोटेंशियल इनफेक्ट होता है उन क्लाउड्स में, अच्छा, लेकिन वो चौधरी जी साहब जी। मुझे ये बताइएगा कि अभी कुछ दिन पहले भी हम ये सुन रहे थे कि फ़ौरन होने वाला है, फिर पता ही चला कि तैयारा ठीक नहीं है जिसमें लेके जाया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें थी तो मना कर दिया गया कि जी अब नहीं होगी। अब यूएई की कोई कंपनी है जिससे मुआहदा हो रहा है कि जी अब आप आके कर लें, इज़ दैट ट्रू? देखिए, मैं अभी अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये उस वक्त जो हमने 2000 में किया था, तो उस वक्त जो हमारे पास तैयारे थे वो पाक आर्मी के थे। अभी ओके। भी जो है पाक आर्मी भी ऑन बोर्ड है, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये भी कोई तैयारों का कर रही है। तो वो मैं थोड़ी सी बता दूं कि ऊपर जाके क्लाउड्स में स्प्रे किया जाता है, जैसे सिल्वर आयोडाइड है आजकल जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो से होता है ये है कि वो हैवी करते हैं, जितने ड्रॉपलेट्स होते हैं हवा में, जो मोलक होते हैं जैसे वेपर्स ही होते हैं क्लाउड्स, तो उनको हैवी करना और फिर वो गिरेंगे। तो ये तरीकाकार होता है ये आर्टिफिशियल रेन का। अच्छा, जी तो आप सिल्वर आयोडाइड इस्तेमाल करेंगे और लोग नेचुरल जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड वो भी इस्तेमाल करते हैं, आप सिल्वर आयोडाइड इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, वो जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, नमक जो होता है खाने वाला, वो वार्म क्लाउड में इस्तेमाल होता है। वो दैट विल बी यूज्ड ड्यूरिंग समर सीजन। ठीक वो है। भी हमने किया था समर में, लेकिन वो सर्दियों में वो नहीं इस्तेमाल होता है। ओके। तो सर्दियों के अंदर सर इसके साथ वाबस्ता कोई ख़तरात हैं?
कोई कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके, जब वो ज़मीन पे आएगा पानी तो उसका क्या होगा? टॉक्सिकली ये कितना हार्मफुल हो सकता है? देखिए, इसमें जो भी रिसर्चेज़ हुई है, वो बहुत कम मिकदार में सोडियम, फ़र्ज़ करें हम सोडियम आयोडाइड इस्तेमाल सॉरी सिल्वर सिल्वर आयोडाइड। आयोडाइड इस्तेमाल, जी। तो उसमें जो 2.5 से लेके 3 ग्राम पर स्क्वायर किलोमीटर होता है। यानी उसके इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो गए और बहुत थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करेंगे। कोई जितनी भी रिसर्चेज़ या स्टडीज़ हैं, उनमें कोई हार्मफुल नहीं होता, इतनी बड़ी मिकदार में वो इस्तेमाल नहीं होती। किया जा सकता है। जॉय साहब, ये किया जा सकता है? जी, एक्सपेरिमेंट तो किया जा सकता है जी। अच्छा वो जॉय इस्तेमाल साहब, ये किया। कब कब आप लोग शुरू कर रहे हैं? कब कब आपका ख़्याल है कि कब हो सकेगा ये? कितने दिन के बाद? देखिए, अभी जैसे पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी, वो पाक आर्मी के लोग भी थे और चीफ सेक्रेटरी, वो कह रहे थे कि अभी इसको कोई कम से कम 3 से 4 वीक्स, अभी 2 वीक्स हो चुके हैं इस काम को। तो ओके। वो 3 से 4 वीक्स कह रहे थे, तो अभी ये चल रहा है सिलसिला। देखें अभी क्लाउड्स कब आएँगे, कौन से क्लाउड्स होना एक बेसिक जो कंडीशन है वो है अभी। ठीक है, लेकिन लेकिन इस बात को कम से कम 3 से 4 से 5 वीक लग सकते हैं। जी, उस वक़्त बताया गया था कि मिड दिसंबर या इसके बाद कोई प्लान हो सकता है। अच्छा, क्या क्या ये पहली मर्तबा होगा पाकिस्तान के अंदर मसनूई बारिश का? नहीं, मैंने बताया ना 2000 और 2001 में महकमा मौसमियात पहले ही कर चुका है और हमने वो महकमा मौसमियात ने दोनों सीज़न यानी गर्मी और सर्दियों दोनों में किया था और थ्रू आउट पाकिस्तान की थी और लकीली आई वाज़ मेंबर ऑफ दैट टीम। तो ओह! मुझे भी इसका एक्सपीरियंस है ओके, कि सो कैसे दैट मैं। दैट एक्सपेरिमेंट वाज़ सक्सेसफुल। यस। ओके। अच्छा अच्छा सर, स्मॉग की वजह से जो हैज़र्ड्स होते हैं, ये जो जितने हार्मफुल होता है स्मॉग, उसकी वजह से आप लोगों को क्या कहेंगे कि ठीक है बारिश तो जब होनी है तब होनी है, लेकिन आप लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से क्या क्या उनको पैगाम देंगे कि वो किस तरह से बचाव करें अपना? देखिए, ये बहुत ही हार्मफुल होती है जो हम मेरा ख़्याल इतना केयर नहीं कर रहे। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। 1952 में लंदन में एक स्मॉग हुई थी, वो कोई 2 वीक में कोई 12,000 डेथ हुई थी उसमें, इतनी खतरनाक बन गई थी वो। तो ये हमें एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये इतनी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हमें जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रही है मास्क पहने या घरों से बाहर बिला ज़रूरत ना आए और स्पेशली बच्चों और बूढ़े जो है इसमें बिला ज़रूरत बाहर ना निकले। तो इनमें एहतियाती तदाबीर लेनी होगी कि ये बहुत खतरनाक होती है, ज़हरीली गैसें वगैरह होती हैं इसमें। और इसकी वजूहात क्या हैं स्मॉग की? देखिए, हमारे जो होती है ना जी, ये 2016 से पहले विजिबल नहीं थी और 2016 के बाद ये जो हमारी जैसे जो स्पेशली जो राइस की जो हार्वेस्टिंग होती है, उससे पहले इतनी जो मशीनरी तौर पे इस्तेमाल नहीं होती थी। जब मशीनों से जो हार्वेस्ट करते हैं इसको राइस को, तो वो ऊपर से काटती है, काफ़ी ज़मीन से ऊपर से काटती है जो फसल को। तो ओके। इसका जो बर्निंग है, स्टबल बर्निंग, ये इसमें मेन फैक्टर है। इंडिया की तरफ भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सबसे ज़्यादा और दूसरा जो है धुआँ छोड़ने वाली गाड़ियाँ, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो बाकी और भी जैसे भट्टे वगैरह जो हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सारा मिल के तो एक असल में होता ये है कि इस दौरान टेम्परेचर फ़ॉल कर रहा होता है मानसून के बाद, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही टेम्परेचर फ़ॉल करेगा तो जो चीज़ अब ऊपर भेज रहे हैं वो मुअल्लक़ सस्पेंड हो जाती है हवा में। तो कई-कई दिन वेदर उसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। तो ये सूरत-ए-हाल होती है इसके अच्छा साथ। डॉक्टर साहब, तो ये सूरत हाल तो लाहौर में है, कराची में क्या इसको किस पे एट्रीब्यूट करेंगे? क्या इसको एट्रीब्यूट करेंगे इस बात पे कि वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है गाड़ियों की वजह से, या ओवरऑल पोल्यूशन ज़्यादा है? कराची में क्यों स्मॉग हो रहा है आजकल? जी, कराची में भी जो पोल्यूशन है वो मैं बताता हूँ। उसकी पोल्यूशन थोड़े दिन पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसकी एक मेन वजह जो मैं बता रहा हूँ कि इसका विंड डायरेक्शन का भी बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। उस वक़्त जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जा रही थी फ्रॉम लाहौर और लाहौर साइड से आ रही थी, तो उसका बहुत ज़्यादा हो गया था एक्यूआई और उसपे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे रोड्स वग़ैरह, उसमें ये कंट्रीब्यूशन है उस जगह पे। तो यू थिंक उसकी वजह, लेकिन ये कंट्रोलेबल है? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आइंदा चंद सालों के अंदर, 1-2 सालों के अंदर ये चीज़ कंट्रोल हो जाएगी, स्मॉग कंट्रोल हो जाएगा? जी, बिल्कुल, अगर हर इंडिविजुअल भी इस पे काम करे, जैसे गवर्नमेंट तो स्टेप ले रही है, तो वो लेने होंगे, जैसे गाड़ियाँ नहीं आनी चाहिए या स्टबल बर्निंग कम फार्मर्स करें और इंडिया की तरफ से भी उसी तरह के मेजर्स लें। और एक बात यहाँ पे क्लियर करूँ कि इंडिया की तरफ से जब विंड चलेगी, तो उनकी पोल्यूशन पाकिस्तान में आएगी सारी। हाँ। तो वो भी ज़्यादा कभी जिस दिन वो इंडिया की तरफ से हवा चलती है, तो लेवल लाहौर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो ये क्रॉस बॉर्डर और ये दोनों तरफ से मेजर्स लेने होंगे तो ये कम हो सकती है। क्या आप लोगों की आपस में कोई ऐसी बात चल रही है जहां पर, आई नो अभी तो इस वक्त ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा ही हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी बात चल रही है जहां पर आप दोनों हजरात जो हैं, दोनों लोग जो हैं वो बैठे हैं हिंदुस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी, और डिसाइड करें, क्योंकि ये जिंदगियां वहां भी हैं और जिंदगियां यहां भी हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, सीएम की तरफ से एक लेटर उनको लिखा गया है, देखिए उसका क्या है, वो रिप्लाई करते हैं, तो वैसे दोनों तरफ से होना चाहिए ये चीज़ें जो है। बिल्कुल बिल्कुल, आई 100% एग्री सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर बीइंग हियर विद अस, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब आपने सुन लिया है कि ये जो क्लाउड सीडिंग होती है इसकी वजह से, लेकिन उसके लिए उन क्लाउड का होना भी बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जहाज़ ऊपर जाता है और वो स्प्रे करता है, और स्प्रे करने के बाद जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो अंदर जमा होते हैं उनको वो हैवी कर देता है। जब वो ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाते हैं तो फिर वो बरसना शुरू हो जाते हैं। बट अंडरस्टैंड करें कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन पोल्यूशन पे कंट्रोल अपनी जगह। लेकिन है ना मज़े की चीज़, मसनूई बारिश पाकिस्तान में भी होने जा रही है। बाय द वे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सर्दियां हैं, गीज़र्स का मसला है ना, बहुत मसला है। आइए बताएं कि आपको गीज़र कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कौन कौन से गीज़र्स अवेलेबल हैं, बिकॉज हर आदमी ठिठरता हुआ कह रहा होता है यार पानी गर्म नहीं आ रहा, आने लगेगा ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। और सर्दी लगती है ना आपको, मुझे भी लगती है, नहाने को दिल भी चाहता है, और ऐसा भी दिल चाहता है कि एकदम से आप फ्रेश भी हो जाएं, लेकिन पानी बहुत गर्म होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, कभी आपका गीज़र ही नहीं होता, कभी गीज़र ख़राब हो जाता है, कभी गीज़र इतना एक्सपेंसिव होता है कि आप ले ही नहीं सकते। तो ये गीज़र की स्टोरी क्या है? अच्छा, दो तरह के गीज़र्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक होता है, एक गैस का होता है। वैसे तो एक और किस्म का गीज़र भी हम बना लेते हैं, हम बना सकते हैं उसको वुडन गीज़र कहा जाता है, और वो फायर के ज़रिए बनाया जाता है। उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, लेकिन वो विल्डरनेस में यानी जंगलों के अंदर बनाया जाता है। तो हमारे पास एक स्टोरी है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि गीज़र्स किस तरह से ले सकते हैं आप, ख़रीदारी गीज़र की कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से गीज़र्स मार्केट में अवेलेबल हैं, फिर हम बात करेंगे। वॉच दिस। अच्छा, आजकल जो गीज़र चल रहे हैं, गीज़र मार्केट में दो किस्म के गीज़र चल रहे हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक, एक होता है आपका गैस वाला। मेरे पास एक गीज़र नया है, इलेक्ट्रिक भी आ गया है और गैस भी आ गया है। ये वो है जिन्होंने अपने 10 मरले घर को लगाना है या 5 मरले घर को लगाना है। तो अगर तो आपने एक वाशरूम या 2 वाशरूम के लिए गीज़र लेना है गैस वाला, उसमें आपको ये गैस की मेरे पास वैरायटी पड़ी हुई है, गैस नहीं आ रही आजकल। तो मेरे पास इसमें जो है ना आपको सिलेंडर वाला एलपीजी वाला भी मिल जाएगा। अगर लोग रिस्की काम ले रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मैंने लगाना है, तो सर ये मेरे पास लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक में जो है ना इंस्टेंट गीज़र लगे हुए हैं। ये आपका 4 से 5 मिनट लेते हैं, पानी गर्म कर देते हैं। और इसमें स्टोरेज वाले भी पड़े हुए हैं। इसमें स्टोरेज में ये एडवांटेज मिल जाता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक का जो मसला आया हुआ है कि इलेक्ट्रिक शट ऑफ हो जाती है, तो इसमें इतना पानी होता है कि 2-3 बंदे जो है ना बिजली के जाने के बाद भी नहा सकते हैं। इसको जो है ना आप के बाहर या रूम के बाहर या किचन के बाहर जो है ना वो वहाँ लगाएं इसको। फटने का इसमें कोई ख़र्चा नहीं है, लेकिन जो है ना एहतियात इलाज से बेहतर है। सर ये मिल जाएगा आपको 22,500 रुपये का, ये 24,500 में मिल जाएगा आप, ये मिल जाएगा आपको 17,500 में, ये मिल जाएगा आपको 17,000 रुपये का, 17,500, 17,500, 17,500, ये मिल जाएगा आपको 16,500 रुपये का। 35 गैलन में लेते हैं, ये मिल जाएगा आपको 48,500 रुपये। हाँ जी, 16,500, 17,500, 48,500, तो दिस इज काइंड ऑफ खैर, हमारे पास एक मेहमान हैं एंड उनसे बात करते हैं, लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं, गीज़र की स्टोरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। साहिब भाई आप क्या? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये गीज़र की स्टोरी है क्या, ज़रा मुझे ये तो बता दें। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि गीज़र ज़रा बेहतर प्राइसेस पे मिल जाए, क्योंकि ये भी प्राइस काफ़ी महंगी लगती है। हाँ सर, क्योंकि एक तो हमारे इंपोर्ट इश्यूज हैं, उसमें मामला एक करेंसी डिवैल्यूएशन होने से प्राइसेस बहुत अप हो गई हैं। हाँ। गीजर के जो एक दूसरा जो एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में, उसमें भी एक बहुत बड़ा इशू हमारा चल रहा है। हमें समझ हम नेचुरल गैस में जाएं, एलपीजी में जाएं, इलेक्ट्रिक में जाएं। इंस्टेंट गीजर में 3 डिफरेंट टाइप्स है ना। उसमें एक नेचुरल गैस मिल जाएगा जो हमारी सुई गैस आ रही है, एक एलपीजी मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रिक मिल जाएगा। और फिर आगे ड्रम गीजर में इसी तरह 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिक है, गैस है और इलेक्ट्रिक एंड गैस है। ये एक सेमी स्टोरेज आते हैं जो छोटे गीजर्स हैं हमारे, जिसको जैसे अभी भाई बोल रहा था,
अच्छा, इसमें ना बहुत सारी हम लोग ऐसी इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं जो कि राइट नहीं है। जैसे लोग कहते हैं जी छोटा गीजर 15 लीटर वाला, उसमें 2-3 लोग नहा लेंगे। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ओके एक नॉर्मल टैप की जो वाटर कंजप्शन होती है वो 5 लीटर पर मिनट होती है। ओके तो अगर 15 लीटर या 20 लीटर वाला हम लोग इलेक्ट्रिक गीजर लेते हैं तो वो तो 5 मिनट में फारिग हो जाएगा। हाँ तो आप ऊपर नहीं ले सकते उससे। ओके, तो क्या तो किया, तो फिर क्या किया जाए, किस तरह से हुआ जाए ये? ऑप्शन इस वक्त चल रही है ना, एक तो उसमें ट्विन चल रहा है, इलेक्ट्रिक एंड गैस, वो ले लें। गैस आ रही है तो उस पर यूज कर लें, नहीं तो उससे इलेक्ट्रिक एज ए मैनुअल यूज कर लें। मतलब आपने शावर लेने से पहले आधा घंटा घंटा पहले ऑन कर लें, शावर कर दें। अच्छा, उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप उसके साथ स्मार्ट स्विच वगैरह इंस्टॉल कर लें, वो शेड्यूल कर दें, ऑटो ऑन होगा, ऑटो ऑफ हो जाएगा, आपको ऑन ऑफ मैनुअल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके और इसमें बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो एलपीजी है, आप सिलेंडर के साथ उसको कर लें, वो बेहतरीन चलेगा। लेकिन उसमें ये कहा जाता है कि एलपीजी बड़ा खतरनाक है, कहाँ तक ये ट्रू है? नहीं सर, खतरनाक नहीं है। अगर हम लोग सिलेंडर की क्वालिटी अच्छी लेंगे तो कोई खतरनाक नहीं है। सिलेंडर की क्वालिटी अगर अच्छी हो, लेकिन अब हमारे मुल्क में तो क्वालिटी का बड़ा इशू है ना, बड़ा बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन ही क्वालिटी है हमारे मुल्क में। हमें तो जो आम देखें, जो आम लेमन है उसको तो बेचारे को क्या पता कि क्वालिटी कैसी है, उसने वो जाके ले आया और खुदा ना करे उससे कुछ और नुकसान हो जाए तो फिर। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्शियस होकर उसमें परचेजिंग करें, चीजें मिल जाती है अच्छी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? आप डुअल रिकमेंड करते हैं जो गैस पे भी चल सके और इलेक्ट्रिक पे भी चल सके? जी, इसमें मैं रिकमेंड ये करता हूँ, एक तो ड्यूल ले लें या फिर इलेक्ट्रिक ले लें विद स्मार्ट स्विच। विद स्मार्ट स्विच। स्मार्ट स्विच का मतलब ये है कि आपने प्रोग्राम कर दिया, वो खुद ही ऑन एंड ऑफ हो जाता है। एग्जैक्टली शेड्यूल। अच्छा, साइजेस मैटर करते हैं इनके गीजर्स के या फैमिली के लिहाज से? बिल्कुल साइजेस मैटर करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और हम लोगों ने एक बड़ी अजीब मार्केट में वो इंफॉर्मेशन है जी, ये इंस्टेंट गीजर है, ये 6 लीटर वाला ले लें, ये सिंगल वॉशरूम के लिए। 8 लीटर वाला जो है वो आपका वॉशरूम प्लस किचन चला देगा, और 12 लीटर वाला पूरा घर चला देगा। ओके एक्चुअली गीजर जो है वो सिंगल टैप के लिए है। वाटर फ्लो आपको अच्छा मिल सकता है, टैप की जगह शावर चल सकता है, लेकिन कभी भी वो पूरे घर के लिए, इंस्टेंट गीजर पूरे घर के लिए नहीं होता। ओके, इंस्टेंट गीजर घर के लिए नहीं होता, पूरे घर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते आप उसको? नहीं, वो एक टाइम में एक टैप ही यूज कर सकते हैं, मतलब पूरे घर में इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन हाँ। ये नहीं हो सकता वॉशरूम यूज कर रहे हैं उसके साथ किचन भी यूज कर लें, मतलब वॉशरूम बंद होगा तो किचन इस्तेमाल हो सकता है। ओके, तो एक वक्त में वो एक ही जगह इस्तेमाल होगा? हाँ जी, एक ही जगह, अगर उसकी परफॉर्मेंस हमने 100% लेनी है। अच्छा, तो और जो दूसरे किस्म के गीजर्स हैं फिर वो तमाम जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं? जी, वो सारी जगह जो ड्रम गीजर्स हैं, या जिसको हम लोग सेमी इंस्टेंट बोलते हैं, सेमी इंस्टेंट एक्चुअली है नहीं है कोई भी, ड्रम स्टोरेज है। सेमी इंस्टेंट एक मार्केट का एक वो टूल है जी बेचने का, हाँ। कि सेमी इंस्टेंट बोल दिया। वो एक्चुअली वो हम लोगों ने उसको, मतलब जो छोटी स्टोरेज के साथ होता है और वो जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए उसे सेमी इंस्टेंट कहते हैं। और मेरे ख्याल में शायद सबसे बड़ी वजह ये कि हमें हर काम में बड़ी जल्दी होती है, तो हम हर चीज़ इंस्टेंट चाहते हैं। हम इंस्टेंट कॉफ़ी चाहते हैं, इंस्टेंट गीज़र चाहते हैं कि बस हमने नाम लिया, पानी गर्म हो जाए और फ़ौरन शावर से पानी आने लगे या नलके से पानी आने लगे। ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, रस्ट के क्या हालात होते हैं जब गीजर लेते वक्त? किन बातों का ख्याल रखना है? क्वालिटी कैसे आपकी? ये बहुत अच्छी क्वालिटी का गीजर है ये कल, क्योंकि अक्सर तो हमने ये सुना है कि गीजर मैंने आज लिया है, 1 महीने के बाद खराब हो गया है, और फिर उसके बाद उसकी रिपेयरिंग एंड ऑल दैट, और कुछ तो इरिपेयरेबल भी होते हैं। तो बताइए क्वालिटी का कैसे ख्याल रखा जाए? दो चीजें हैं, एक तो आप प्रॉपर गेज वगैरह को चेक कर लें कि जैसे ड्रम गीजर में उसमें गेज अच्छी होनी चाहिए, 9-10 गेज में हो तो वो लाइफ टाइम है क्या, हाँ, मतलब वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है पूरी लाइफ के लिए। Okay. 9-10 गेज में विद प्रेशर पंप भी डायरेक्ट उसके साथ लगा लेंगे, उसको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा, इंस्टेंट में जाते हैं तो उसके पाइप की गेज अच्छी हो, और अगर हम लोग उसको देसी तरीके में जाएं तो जिसका वेट सबसे ज्यादा है वो सबसे अच्छा है। जिसका वेट सबसे ज्यादा वो सबसे अच्छा है। हाँ, ये हम गीजर्स के बारे में कह रहे हैं, इंसानों के बारे में नहीं कह रहे। नहीं, गीजर्स की बात हो रही है। गीजर्स की बात हो रही है, प्लीज ये याद रखिए कि गीजर्स की बात हो रही है जिसका, और अगर इंसानों में आपका वेट ज्यादा है तो फिर आपको डॉक्टर से मशवरा करना बहुत जरूरी है। तो मैंने 26 केजी लूज किया अपना। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो कैसे लूज किया आपने 26 केजी? सर डाइट प्लान से।
आपको देख देख के सर। अच्छा, मुझे देख देख अदनान, मुझे देख के लूज आप? अच्छा नहीं, मैं जेन्युइनली आई एम आस्किंग, किस तरह से लूज किया? कोई डाइट की थी? जी डाइट सर। डाइट की थी। अच्छा, अब पैसे पे जरा आए ना, हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की। अब गीजर मेरे ख्याल में गांव देहात में भी लोग रहते हैं, सर्दी उनको भी लगती है, शहर में जो रहते हैं उनको भी लगती है, और गर्म पानी अब एक नेसेसिटी सा बनता जा रहा है। तो टेल मी, जेब किस तरह से इजाज़त दे, उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? क्या क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई स्कीम्स हैं जिसके तहत गीज़र लिया जा सकता है इंस्टॉलमेंट पे, या अगर इंस्टॉलमेंट ना भी हो तो कम से कम कुछ इस तरह से हो कि हमको पता चल सके कि कम से कम खर्च करके हम बेहतर से बेहतर गीज़र ले सकें? अच्छा, गवर्नमेंट के पास स्कीम्स जो हैं वो तो मेरे नॉलेज में नहीं है, किसी बैंक ने अभी तक ऑफर गीजर के हवाले से नहीं की। ओके। लोकल ब्रांड्स हैं, लोकल मुख्तलिफ लोग हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर परसेंटेज जो है वो काफी चार्ज हो रही है। ओके। इसमें जो मिनिमम सोल्यूशन है सर वो 15,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो मिनिमम 15,000 से 80,000 तक आपके पास गीजर का सोल्यूशन है। सर कितने 15,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक? जी जी। और 80,000 रुपए में वो ड्रम गीजर आता है जिसके बारे में आपने बात की? हाँ जी, मैक्सिमम कैपेसिटी 55 गैलन, इलेक्ट्रिक एंड गैस, और 9-10 गेज। अच्छा, और ये जो 55 गैलन होता है ये पूरे घर के लिए काफी होता है? जी की बात। ये पूरे, इसमें प्रेशर भी आता है, अच्छी तरह से आता है? है ना, ये तो आपको पानी की भी लग्जरी और आपको हीट की भी लग्जरी, बेहतरीन सोल्यूशन है। लेकिन ये 80,000 रुपए तक आपको कॉस्ट कर सकता है? जी, 80,000 रुपए तक। अच्छा, क्या इसके लिए किसी ब्रांड कॉशियस होना हमारे लिए जरूरी है, या मेड इन जापान, चाइना, ताइवान, या मेड इन पाकिस्तान, ये क्या हम गीजर्स बनाते हैं? नहीं बनाते सर गीजर। हम लोग जो ड्रम गीजर है वो तो है पाकिस्तान की इजाद है। इंस्टेंट गीजर जो है वो चाइना से आ रहा है। ओके, लेकिन ड्रम गीजर्स हमारे हैं? ड्रम गीजर हमारे हैं, और वो ज्यादा फीजिबल भी हम ही होते हैं? जी ऐसे ही है। अच्छा, मतलब तो हमारा जो इस तरह का वो फिनोमेना बन चुका है कि हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, एक अदनान, एक मेरे पास टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नदीम भाई। भाई पूछना यह है कि आमतौर पे हम खबरों में देखते हैं कि गीजर फट गया वॉशरूम में या उससे हादसा जन्म लेते हैं। हाँ। तो अदनान साहब से ये, क्योंकि माहिर हैं, इनसे ये पूछिए कि क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं जिसकी वजह से गीजर फटने जैसे हादसा को रोका जा सकता है? मैंने पहले वही इनसे पूछा था, इन्होंने यही बताया था कि एलपीजी वाला जो चीज़ें हैं, एलपीजी अगर अच्छा इन्होंने इस्तेमाल किया, सिलेंडर अगर अच्छा इस्तेमाल किया जाए, जाहिर है तो फिर उससे बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। बट मैं आपका सवाल इनसे दोबारा कर लेता हूँ। अगेन, जो मैंने आपसे पहले सवाल किया था वही बात है कि किस एहतियाती तदाबीर कैसे हो सकती हैं? जी मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ इसमें। हमें सेफ्टी वॉल्व जो है ना, इसका खसूसी तौर पे ख्याल रखना चाहिए। ओके। उसकी गीजर लगवाने के बाद 6 महीने साल बाद सर्विस करवानी चाहिए, उसको देखना चाहिए। ओवरऑल हम लोग गीजर लगवाते हैं, उसके बाद हमें पता ही नहीं होता 10 साल तक, जब तक वो बिल्कुल लीकेज ना शुरू हो जाए या उसकी पूरी वो लिमिट पूरी ना हो जाए, उसकी एज पूरी ना हो जाए। तो थोड़ा सा सेफ्टी के वाले से इसके ऊपर सेफ्टी वॉल एक लगा होता है। जब सेफ्टी वॉल, जब उसने गैस प्रेशर बनाना है और सेफ्टी वॉल ऑन नहीं हुआ, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी लगी होती है ना ऊपर, इसी तरह एक सेफ्टी वॉल होता है ऊपर। ठीक है, ठीक है। जब आप वो फिर डेंजरस नहीं होता। अगर आप उस वॉल्व को ऑन कर दें तो फिर वो डेंजरस नहीं होगा? वो ऑटो ऑन हो जाता है सर, लेकिन उसको बस हमने देखना है कि ये ठीक है, रस्ट में तो नहीं चला गया, रस्ट तो नहीं लगी। ओके, इज इट प्रॉपर्ली वर्किंग और नॉट, ये हमको देखना है। जी जी, बस ये देखो। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, गीज़र जो है वो आप ले सकते हैं, हर किस्म के गीजर्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिक, गैस इलेक्ट्रिक, डुअल इलेक्ट्रिक एंड गैस वो अवेलेबल है। साथ साथ स्मार्ट स्विच के साथ भी गीजर्स अवेलेबल हैं। 15,000 से लेकर 80,000 रुपये तक जो ड्रम गीजर्स हैं वो 80,000 रुपये के आते हैं, वो आप स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अपनी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि आप देखते रहिए कि गीज़र आपका प्रॉपर तौर पर फंक्शन कर रहा है या नहीं, इससे पहले कि लेट हो जाए। लेकिन जब आप मार्केट में शॉपिंग के लिए निकलें तो आपको ये नॉलेज ज़रूर है कि 15,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये आपको खर्च करने हैं, और उसके कहीं बीच में आपको आपका मनपसंद और आपका जो आपके लिए बेहतर है वो गीज़र आपको मिल सकता है। ब्रेक लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, लेट्स से हेलो टू इरम नईम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं इरम? शुक्र बहुत अल्लाह बहुत शुक्रिया आपका फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। एंड इरम इरशाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से हमारे साथ शाहिदा वजारत होंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद। इस वक्त जो बात है, मैं एक्चुअली कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, एंड आई एम ट्राइंग टू सी वो कहाँ है। देयर यू गो, आई गॉट दिस। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे इस वक्त बात करने जा रहा हूँ। आप लोग इसके अंदर शरीक हो सकते हैं, बट ये बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़ बिकॉज इसके लिए मैंने कैंपेन्स बहुत की हैं, और अफसोस की बात यह है कि उन कैंपेन्स को ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक वो कैंपेन्स बाकी हैं। आपको फ़ौरन पता चल जाएगा जो मैं कहूँगा, बल्कि इनफैक्ट कल मैंने रेडियो पे भी अनाउंस किया था। कल 27 तारीख थी, 27 नवंबर से कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मिला है। बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। 64 माहौलियाती नमूनों में पोलियो का वायरस जो है वो पाया गया है। 64। अब पोलियो दुनिया के अंदर कम जगह एग्जिस्ट करता है, शायद एक या दो ही ममालिक जो एग्जिस्ट करता है। वन इज़ अस, द अदर वन इज़ अफगानिस्तान। आई थिंक नाइजीरिया से भी चला गया। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के 30 अजला में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब के 36 अजला में 2.25 करोड़ से ज़ायद बच्चों को हदफ बनाया जाएगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के 72 अजला में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद के 21 अजला में भी 14 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। पोलियो से निजात में हुकूमत का साथ दें। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। जिस वक्त मैंने ये कैंपेन्स की थी, तो उस वक्त सूरत हाल ऐसी ही थी जैसी आज है। कम तो है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हम, अच्छा ये ऐड बहुत अच्छा है, ये देखिएगा ऐड, इसकी आवाज़ खोलिएगा ज़रा, इसकी आवाज़ खोलिएगा, उसको दोबारा चलाइएगा। नहीं, आवाज़ नहीं है। इसके अंदर एक शख्स बता रहा है कि क्या, ये शख्स पूछता है इनसे कि क्या पोलियो के कतरे पिलाना ख़तरनाक है? तो कहते हैं आओ चलो बताता हूँ। तो वो एक जगह से उनको लेके जाते हैं जहाँ पर आगे दलदल है। वो कहते हैं ये रास्ता तो बहुत ख़तरनाक है। तो कहते हैं नहीं चलो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये ख़तरनाक है इसलिए तो बता रहा हूँ। और इसके बाद वो कहते हैं ये लकड़ी उठाओ। वो लकड़ी उठाते हैं और उस दलदल में डाल देते हैं, और वो लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता उस दलदल में डूब जाती है। और बताते हैं कि ये इसी तरह से है जैसे पोलियो है। पोलियो अगर आ जाए उसका वायरस, तो बच्चे की पूरी ज़िंदगी को इसी तरह से निकल जाता है, ख़त्म कर देता है। फिर कट करते हैं और मस्जिद में जाते हैं, और वहाँ बताते हैं कि सऊदी अरब जैसा मुल्क, ये कतरे न सिर्फ हलाल हैं, बल्कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो भी आपको एंट्री नहीं देता अगर आप पोलियो के कतरे ना पिलवाएं। तो खुदा का वास्ता, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इसमें हुकूमत का साथ दें। मैंने पहले भी इस मुहिम का मैं हिस्सा था, मैं आज भी इस मुहिम का हिस्सा हूँ। आप इमेजिन करें कि क्या हम वो मुल्क नहीं हो सकते जहाँ से पोलियो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बच्चे हमारा कल हैं, तो फैसला हमें आज करना है अगर कल हमारे बच्चे को चलना है। आप कभी एक दिन के लिए तसव्वुर कर सकते हैं कि जो ज़िंदगी एक ऐसा शख्स गुजार रहा है, वैसे तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ के लिए मैं समझता हूँ आई एम एबल, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। आज आप यकीन मानिए, मैं खुद ना हिम्मत की नई हाइट्स जो है वो तलाश कर लेता हूँ अपनी ज़िंदगी में। आज मैं आपसे कल शेयर करूँगा, आज नहीं शेयर कर रहा। आज द वे आई एम कंडक्टिंग माई शो, इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो, बट देन you have to live every single day as it comes. You cannot avoid your responsibility. आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड नहीं कर सकते। आप जिंदगी में अगर रिलैक्स हो गए तो दैट मीन्स यू डोंट हैव इनफ फायर इन यू। तो याद रखिए, जब हम अपने बारे में ऐसा सोच सकते हैं, तो सोचिए जो बच्चे आपके हैं, आप उनके बारे में क्या कुछ नहीं सोचेंगे। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा मुकम्मल तौर पे चले? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी को उसका वो ख्वाब मिले जो वो देखती रही है? तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब ये लोग, ये क्रू जो है जब आपके पास आए, तो आप अपने बच्चों को आगे करें। 5 साल के बच्चों तक को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं, ज़रूर पिलाए जाएं। आप लोग क्या कहते हैं? मैं आपको एक इसी तरह से स्टोरी छोटी सी बताती हूँ। हमारे घर के सामने वो साहब को खुद भी पोलियो हुआ है। अच्छा, एक दिन उनके घर बड़ा रश शोर हो रहा है और बड़ी मतलब पुलिस एकदम 112 आ गई, और ये इसका सीन तो हमारे मुलाजिम ने बाहर जाके देखा और बताया बाद में कि वो पोलियो वाले आए थे
वो साहब के बच्चे हैं, पोते पोतियाँ हैं, उनको वो ड्रॉप्स नहीं पीने दे रहे थे। क्यों? वो नहीं चाह रहे, पता नहीं, वो एजुकेशन नहीं है ना, ये बात कि लोगों को पता नहीं है, समझ नहीं आ रही है। वो फिर पुलिस आ, क्योंकि उन्होंने उस अमले को मारा। अब वो अमला कह रहा था हम नहीं जाएंगे, आपको खुद भी है और हम चाहते हैं कि आपकी अगली जनरेशन में ना चीज़ ये आए, समझा रहे हैं। फिर पुलिस आ गई, ज़ाहिर है वहाँ पे मारपीट हुई और लड़ाई हुई। वो मान ही नहीं रहे थे किसी तरह से, अपनी बच्चों को और फैमिली को अंदर भेज दिया कि हमने नहीं करना ऐसा, हम नहीं पिलाना चाहते। तो फिर बाद में हमारे एरिया के कुछ लोग बैठे, उन्होंने उनको समझाया कि देखो हमारे बच्चों ने भी पिया है, हमारे आगे जनरेशन भी ले रही है। फाइनली पिलवाया? जी जी, फिर करवाया उनको, इंसिस्ट। अब आते हैं पोलियो वाले, आराम से दरवाज़ा खोलते हैं। उनको एजुकेशन नहीं थी, वो समझते थे कि ये गलत है, ये आप क्या कि कहेंगी? स्टीरॉइड्स मैं नो। ये कहूँगी कि हमारी जो मेंटल कंडीशनिंग है ना, उसको रिवाइज होने की बहुत ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे वो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़, मेरा ख्याल है हम पंजाब और सिंध से आगे बढ़ के अगर देखें तो वहाँ अभी भी बहुत सारे सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी या हमारी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर ये टैबूज़ हैं, स्टिग्मास हैं। तो नहीं, अगर हम आप अपने शहरों से आगे ना बढ़े, शहरों के अंदर मैं जी। बता रहा हूँ, शहरों के अंदर भी ऐसे ही है। तो उसमें अगर हम अपने आप को यही इस तरह की जो आपने कंपेन्स किए हैं, आई थिंक ये टीवी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और इसको मज़ीद करते रहना चाहिए। मैंने सुबह आज रेडियो पे यही सेम जो है वो इसकी सुनी भी है एडवर्टीज़मेंट। तो मैं यही कहती हूँ कि जितना आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं और उन तक पहुँचाएँ, और हर अच्छे फेस से जिसको क्रेडिबल है ना, जैसे मतलब मीडिया के लोग Right, हैं right. तो उनसे हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट करवाना चाहिए। चलिए जी। वैसे ये जो लाहौर के इर्द गिर्द नाला है, ये भी एक मतलब इन्हीं चीज़ों से फ्यूम होते हैं, इन्हीं से फिर ये चीज़ें डेवलप करती हैं। तो इसके बारे में भी इन्हें सोचना चाहिए। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, मुझे नहीं पता ये कितनी साइंटिफिक सही है बात। पोलियो वायरस, हाँ जाहिर हो तो वायरस सकता है, है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। हाँ। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। नहीं, मुझे ना बताइएगा, मुझे तो, मैं तो धक्का लग गया मुझको, कौन सी है ऐसी, कौन सी खवातीन है? मैं हूँ। आप हैं, पर अब आप जैसे लोग नहीं है ना, आप ये भी तो रियलाइज करें। होने चाहिए, अब ऐसे होना चाहिए, हम चाहते हैं। अब जैसे लोग हैं, छोड़ दीजिए जाने उसको। अच्छा जी, शाहिदा वज़ारत साहिबा ने हमें ज्वाइन किया स्काइप से कराची में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम, आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज बात हो रही है बजट की। आज हम महंगाई का इलाज करने जा रहे हैं। आप सब लोगों ने अक्सर मुझसे कहा था ना कि जी महंगाई का इलाज कैसे हो, महंगाई का इलाज कैसे हो, तो आज हम महंगाई का इलाज कर रहे हैं। आज हम कोशिश ये करेंगे, हमारे पास इरम स्क्वायर यहाँ मौजूद है, मतलब इरम इरशाद एंड इरम नईम, और वहाँ शाहिदा वज़ारत। अच्छा, कभी मैम आपने अंदाज़ा लगाया है शाहिदा जी कि आपके नाम के साथ ही वज़ारत लगा हुआ है? जी, मगर अफसोस ये है कि सिर्फ नाम के साथ लगा हुआ है। अच्छा, वैसे नहीं है, वैसे नहीं। अच्छा, इससे पहले कि मैं इरम्स के पास आऊं, मुझे ये बता दीजिए कि आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है? क्या कब सही होने जा रही है इकोनॉमी? कब डॉलर हमारा 70 रुपए पे आ जाएगा, 60 रुपए पे आ जाएगा, 50 रुपए पे आ जाएगा? कब होगा ये सब? होगा भी या नहीं होगा? देखिए, ये जब होगा जब हम अपने फैसले खुद करेंगे। हमने अपने आंखों पे पट्टी बांध के उंगली पकड़ा दी है आलमी मालियाती इदारों को। अच्छा, उनका अपना एजेंडा है और वो हमें एक नाबीना की तरह आगे लेके जा रहे हैं, और हमें ये भी नहीं नजर आ रहा कि आगे खड़ हैं कितने गहरे गहरे उसमें वो हमें खुदाने को जा रहे हैं। शाहिदा जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कभी भी इस बात से अग्री नहीं करूंगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमने उंगली नहीं पकड़ाई है। ये मुझे बताइए, ऐसी सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों गए उनके पास? वो हमारे पास तो नहीं आए थे। सबसे बड़ी ज्यादती तो हमने अपने मुल्क के साथ खुद की है। हमने अपने मुल्क, ऐसा नहीं है, हम कभी बहुत दफा होता है हम नहीं जाते हैं, हमें ले जाया जाता है। हमें अभी उंगली तो बहुत छोटी सी चीज है, हमें जबरदस्ती हाथ पकड़ के, हमारे कान पकड़ के हमें वहां ले जाया जाता है। अच्छा शाहिदा जी, ये बात किसी दिन मैं और आप पॉडकास्ट पे करेंगे, बिकॉज फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आएंगे। थोड़ी हिस्ट्री को आप भी जानती हैं, थोड़ी हिस्ट्री को मैं भी जानता हूँ। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। मैं कभी भी इस बात से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड योर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, आपके अपने ओपिनियन की कदर है, आई विल नेवर एग्री टू इट, नेवर एग्री टू इट। इस मुल्क में जिम्मेदारी की, इस मुल्क में अगर कोई जिम्मेदार है तबाही का तो वो हम सब खुद हैं।
हमें किसी कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया के अंदर बेशुमार मुल्क ऐसे हैं, मैं बेशुमार ऐसी मिसालें दे सकता हूँ। हम बाव करते हैं अपने आकाओं को जिनको हमें बाव करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने पर्सनल एजेंडाज होते हैं जो हमने कभी पावर के ज़रिए फुलफिल किए हैं। नहीं बचती है, आपको ले जाया जाता है और वहां पे कुव्वतें हैं और यहाँ भी उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, दोनों मिलकर करते हैं। चले हम आज हम महंगाई की बात करते हैं। शाहिदा जी, इंशाल्लाह आप और मैं बात इस पे जरूर करेंगे। एक दिन आप तशरीफ लाइएगा और हम जरूर इस पे बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करें महंगाई की। बजट, महंगाई इतनी ज्यादा है, हमारा कंट्रोल कैसे किया जाए बजट? देखिए, ये तो आप इसको हम ना ला इलाज बीमारी बना रहे हैं और जिसका डॉक्टर हमें नहीं मिल रहा। Okay. कि जो हमें हाथ पकड़े और हमें ले जाए कि ये लो जी अब महंगाई ख़त्म, ऐसे ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए जब हम बजट की बात करते हैं, गवर्नमेंट के बजट का हाल देख ले कैसे होता है। हर नई गवर्नमेंट आने वाली अपनी चीज़ें बना लेती है, चीज़ें शुरू करती है। पहले तो ऊपर से ठीक होगा सिलसिला, फिर नीचे, मतलब अब देखिए जब बुनियादें ही हालात छोड़ी है तो ऊपर बिल्डिंग का क्या हालात होंगे, हमारा क्या हालात होंगे। अब बजट पे जब हम बात करते हैं कि घरेलू बजट जो है, लोगों ने अपनी वो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी नहीं थी ख़त्म कर दी। बहुत सी चीज़ों से बच्चों को मना कर दिया कि हम नहीं खा सकते, या जब ये वॉर का सिलसिला हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई हैं कि ये नहीं खाना, उसकी दूसरी चॉइस ढूंढ रहे हैं। उस सिलसिले में मुझे अब पता चला है बहुत सी चीज़ें हमें पाकिस्तान में बन रही थी और वो अब हमें मिलने लगी और टेस्ट भी वैसा ही है। हम क्यों नहीं कॉटेज इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाते हैं लोगों में। अब देखिए बांग्लादेश में कैसे महंगा ख़त्म किया इन्होंने सिलसिला, ये बेकारियों को भी उन्होंने इंडस्ट्री दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ बैठो काम करो, छोटा सिलाइयाँ दी, सुई सिलाई का काम सिखाया, दस्तकारी का काम सिखाया, उनकी छोटी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया और बाकायदा उस पर चेक रखा। अब जब तक ऐसा नहीं होगा, देखिए हम गवर्नमेंट को तो कह सकते हैं वो करते कभी नहीं। देखिए एक आम आदमी जो है ना, वो इतनी फैंसी बातों में नहीं जाता। एग्जैक्टली। उसके लिए तो बड़ी सिंपल सी रीज़न है कि देखिए मैं 30,000 रुपये कमाता हूँ। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें सुनवाता हूँ आप सबको, उसके बाद आप लोग फैसला कीजिए कि हम क्या बात करें। देखिए जी, लेकिन मेरा गुजारा नहीं हो रहा। 16-17 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। मकान का किराया 18,000 रुपया जी। 32,000 सैलरी है, ओवर टाइम डाल के 40,000 बनता है, जिसमें 9,000 रेंट देता हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे, रेंट पे रहता हूँ। 30,000 रुपये सैलरी है तो इसमें गुजारा नहीं होता। 35,000 रुपये सैलरी है पर सैलरी से गुजारा नहीं है। 32,000 सैलरी में सर गुजारा होता ही नहीं है। यकीन कर लें, किराए पे मकान है, 15,000 रुपया किराया देता हूँ मकान का, और 4 बच्चे हैं, बेटियाँ मेरी। उधर से आता हूँ मजांग से, ग्वालमंडी वाली साइड से। मेरा महीने का कितना किराया लग जाता है आने जाने का। तो रोटी भी हमें नहीं पूरी होती। अगर हम एक टाइम की रोटी भी खाएं तो हमारा 200 रुपया लग जाता है। दोपहर की रोटी खाने में 200 रुपया, घर जाते हुए पेट्रोल लग जाता है 150 रुपये का। तो आप हिसाब लगा ले, 32,000 सैलरी में हम तकरीबन हमारे 10-12 दिन कितने मुश्किल हो जाते हैं। बट 32,000 का सलान किया, 32,000 मिलती नहीं पई। 32 मसायल इन्ने 32,000 नहीं गुजारा होंगे। हम 32,000 ऐलान कर रहे, कई बत्ती देंगे, कोई बत्ती देंगे नहीं, कोई 5,000 है, कोई 26,000। इमेजिन। अच्छा, इमेजिन। पहले तो मैं ये कहूँगी कि पूरी दुनिया में 2-2, 3-3 नौकरियों का तस्वुर है। ठीक है, हम 32 का, मैं आई एम नॉट डिनाइंग कि ये प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे बताएं कि पाकिस्तान जैसे ही मुल्क में जिसने भी इंडिविजुअली ग्रो किया है, उसने इन्हीं मजबूरियों और मसाइब में से गुजरते हुए किया है। तो एक तो मैं कहना चाहती हूँ, मेरा चूँकि एरिया इकनॉमिक्स नहीं है, साइकोलॉजी है, तो मैं ये कहूँगी कि साइकी क्या है हमारे यहाँ, एक प्रेवलेंट साइकी क्या है कि हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जिस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अब मेरी मुल्की हालात में जहाँ पर सोशो इकनॉमिक पॉलिटिकल सिनारियो चल रहा है, यस मैं उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट वो मुझे भी कर रही है और मैं भी कर रही हूँ, बट मेरी एक जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में है, डे टू डे लाइफ में मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास, मुझे अपनी इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, वो एरियाज़ जो मेरे कंट्रोल में हैं, मैं उसके लिए प्लानिंग क्या करती हूँ, उसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आपको पता है कि आपके जो माशी हालात हैं
वो एक नौकरी से पूरे नहीं हो रहे, तो क्या आपने सोचा कि मैं एक से ज़्यादा नौकरी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? ये सारे माशाल्लाह मुझे अच्छी एज ब्रैकेट में जवान लोग नज़र आए हैं, तो इन्हें कहाँ से लगता है कि हम सिर्फ 7-8 घंटे काम करेंगे और वो काफ़ी होगा? आप यही लोग जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं 12-12, 14-14 घंटे की शिफ्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वहाँ पर क्या मोटिवेशन होती है? डॉलर्स में कमा रहे हैं, पीछे भेजेंगे, जो है ना वो एक बहुत लिफ्ट मिलेगा, सोशल इमेज को हम कॉन्शियस होते हैं। बट यहाँ ढिठाई से बैठ के तबसरे करते रहेंगे कि मुल्क ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, जो आप पहले भी बात कर रहे थे कि हर चीज़ इंटरट्वाइंड है, ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ मेरा इंडिविजुअल एफर्ट मैटर करती है और सिर्फ पॉलिटिकल सिनारियोज मैटर करते हैं, ये सारे हैंड इन हैंड है। हर हिस्से की एक एजेंसी है। अगर मैं अपने हिस्से का काम करूं, आप अपने हिस्से का काम करें, तो बताइए ये मुल्क कैसे ठीक नहीं होता? Absolutely. Absolutely. I'll go to शाहिदा जी। शाहिदा जी, जैसे कहा यह जाता है और जैसे अभी इरम ने भी बात की, गुजारा नहीं होता, ये लोग कह रहे हैं, इरम कह रही है कि सेकंड जॉब भी की जा सकती है। हमारे यहाँ ये थॉट इतनी प्रिवेल क्यों नहीं करती, ये थिंकिंग क्यों नहीं है हमारे यहाँ? देखिए, आप तो सारा जो इल्ज़ाम है वो मिडिल क्लास और गरीब लोगों पे डाल रहे हैं कि अगर ये अपना इनका गुजारा पूरा नहीं होता तो ये 14 घंटे काम ना करें, 20 घंटे करें और सोएं भी नहीं, और सब कुछ, सारी जिम्मेदारी इन पे डाल रहे हैं। मैं समझती हूँ ये बिल्कुल सही नहीं है। आप देखिए कि हुकूमतें जो हैं ऐसे हालात में उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। आप देखिए कि हुकूमतें जो है वो इस वक्त बहुत वो कर रही है, जब रेवेन्यू साइड पे जब टैक्सेशन का होता है तो वो बहुत लोगों को कहती है किस तरह मिडिल क्लास को और नेट सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाएं। और लगता है जब आप रेवेन्यू साइड पे देखें तो लगता है कि हुकूमत के पास वाकई बहुत मसला है और पैसों का बहुत वो है और उनको किसी ना किसी तरह रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना है। मगर जब आप एक्सपेंडिचर साइड पे देखें तो हुकूमत की जो अय्याशियां देखें, जिस तरह वो बड़े पैमाने पे दौलतमंद लोग हैं, उनकी तो हुकूमतें बहुत उनका तो ख्याल कर रही हैं। अभी आप देखिए कि MP1, MP2 और MP3 पोजीशंस जो हैं, जो ऑलरेडी बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत आराम से रह रहे हैं, उनकी तनख्वाहों में हुकूमत ने बहुत बहुत बड़ा इजाफा किया है, MP1 की भी, 2 की भी, 3 की भी। और मराहत में आप ये देखिए कि स्टेट बैंक, जरा मैं खत्म कर लूं, मुझे इजाजत देंगे आप कि मैं बोल लूं पहले? जी जी। फिर आप देखिए कि जब स्टेट बैंक को सो कॉल्ड ऑटोनोमस बनाया जा रहा था तो मैंने उस पे उनका जो डॉक्यूमेंट था वो पढ़ के मैंने कहा था ये बहुत गलत है कि उन पे स्टेट बैंक के गवर्नर की उसमें जो तनख्वाह लिखी हुई थी वो 1.5 करोड़ रुपए महीने की थी। तो मैंने उस पर एतराज किया था कि एक ऐसा मुल्क जहां लोगों की कम आमदनी वाले लोग हैं उनकी 25,000 या 30,000 तनख्वाह है, आप स्टेट बैंक के गवर्नर को 1.5 करोड़ रुपए माहाना देंगे। मगर अभी जो पता चला है उनको उनकी जो कैश है, सिर्फ कैश पेमेंट उनकी 86 लाख रुपए है। इसके अलावा उनके बच्चे बाहर जो पढ़ रहे हैं उनको अलग उसके पैसे मिल रहे हैं, क्लब्स की मेंबरशिप और ये सब। तो अगर आप इसको सारे को जमा करें तो 1.5 करोड़ से कहीं ज्यादा बन जाते हैं। फिर आप देखिए कि इसी तरह स्टेट बैंक में जो सीनियर पोजीशंस हैं, 40 लाख, 45 लाख, 60 लाख माहाना उनकी तनख्वाहें हैं। और फिर आप देखिए कि ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनके भी जो वो हैं हेड्स हैं, उनकी भी 1.5 करोड़ वगैरह आमदनी है। और हत्ता के तालीमी इदारे जो हैं उनके जो हेड्स हैं वो तक 30 लाख वगैरह महीने का कर लेते हैं। तो इसलिए हमारे जो मुल्क है इसमें जो दौलतमंद लोग हैं उनका तो बहुत ख्याल रखा जा रहा है कि वो उनको खूब पैम्पर किया जा रहा है कि उनको कोई तकलीफ ना हो ये जो मुश्किल हालात हैं। हालांकि उनको यूं भी नहीं होती, अगर आप उनको 1.5 करोड़ के बजाय इससे कुछ कम दे देते तब भी उनको कोई तकलीफ नहीं होती। मगर जो गरीब तबका है उससे आप कहते हैं कि 30,000 में अगर गुजारा नहीं है तो 2 नौकरियां कर ले, 3 नौकरियां कर ले। ये तो मैं समझती हूँ बड़ा जालिमाना वो है तरीका कि गरीब लोगों पे आप सारे बोझ डाल रहे हैं, इल्जाम उन पे डाल रहे हैं कि एक सेकंड शाहिदा जी, किसी ने इल्जाम नहीं डाला। पहली बात, लेट मी क्लियर दिस। पहली आप जो बातें कर रही हैं वे डेली यही बात
कर करके रेडियो टेलीविज़न पे मैं भी और मेरे अलावा और बहुत सारे लोग हम सब यही कहते हैं कि जो मराद जो हैं ये वापस ली जाएं, इतनी जो तनख्वाहें हैं। असल मसला जो मैं शुरू में आपसे बात कर रहा था वो बिल्कुल बात यही है, असल मसला ही ये है। लेकिन अब सर्वाइव तो करना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये इस टाइम कहाँ से बात हो रही है। इस टाइम बात यहाँ से हो रही है कि तब्दीली सवाल ही नहीं पैदा होता। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं जब से बड़ा हुआ हूँ मैंने हमेशा ये सुना है कि आने वाला साल बेहतर हो जाएगा, और वो आने वाला साल उससे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मैंने एक दौर ऐसा देखा था जहाँ डॉलर स्टेबल रहा था, और उस पर भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि नहीं जी वो डॉलर स्टेबल इसलिए था बिकॉज पैसे जो थे वो जंग के आ रहे थे, बहुत सारे पैसे आ रहे थे। तो वो एक अलग, बिल्कुल एक अलग बहस है। लेकिन आई थिंक शायद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ये मतलब नहीं है कि वो, लेकिन इन्हीं मजबूरियों के अंदर कैसे रहा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो ठीक करने जा नहीं रही है। अगर हम ये समझते हैं कि अगले 6 महीने चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो 6 महीने में चीज़ें बेहतर नहीं होने वाली। इट्स नॉट गोना हैपन। हमारे मुल्क में अगर पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल ऊंचा जाता है तो हमारा भी पेट्रोल ऊपर चला जाता है, हम पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ा देते हैं। लेकिन जब पेट्रोल की प्राइस नीचे आती है तो वो प्राइसेस जो हमने बढ़ाई होती हैं पेट्रोलियम के साथ, पेट्रोलियम मसनूआत के साथ, वो जो बढ़ाई होती हैं वो नीचे हम क्यों नहीं लेके आते। तो बहस इस बात की है कि एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर, एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस में गुजारा कैसे हो। ब्रेक है अभी, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम सर? सर मोहम्मद अरशद लाहौर से बात कर रहा हूँ मैं। जी अरशद। सर ये मेरा इरम साहब से सवाल है। ये कह रही हैं कि इंसान को चाहिए कि अपनी दोनों जॉब कर ले, ठीक है। अब फर्ज करे जिसने पैसे देने हैं, जो मालिक है, सुबह मैं जाता हूँ 11 बजे, अब जाने का पता है, वापसी आने का नहीं पता। क्या इस आदमी अब उनके साथ लड़े, या इनके कोई इदारे बनाए हुए हैं जहाँ पे हम अपनी कंप्लेन जाके कर सके कि जी इस तरह। अब सारी हर जगह पे तो करप्शन चल रही है, ठीक है। पेट्रोल बढ़ते हैं, चीजें ऑटोमेटिक सारी महंगी हो गई। जिस टाइम पेट्रोल नीचे आता है तो फिर ये हमारी गवर्नमेंट का नहीं है काम के ये जा के हर मोहल्ले में, हर जगह पर विजिट करे। जैसे बिल आते हैं, माहाना बिल तो अपने मुकर्ररा वक्त पर आ जाते हैं। क्या इनके नुमाइंदे चंद दुकानें होती हैं, उन पर जाके विजिट नहीं कर सकते कि जी अब पेट्रोल कम हुआ है, अब आपने क्यों प्राइसेस बढ़ाई हुई है, अब तो नीचे लेके आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरशद फोन रखो, मैं ये सवाल तीनों को पोज करूंगा। आप तीनों मेरे जो मौजूद मेहमान हैं, इन तीनों से पूछूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वही है जो आज से 3 दिन पहले मैंने कही थी कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो आप प्राइसेस बढ़ा देते हैं, लेकिन जब वो नीचे आए तो क्या आपकी बाकी प्राइसेस भी नीचे आएंगी? ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मैं कराची जाता हूँ शाहिदा जी की तरफ। शाहिदा जी ये ज़रा बता दीजिए कि एग्जिस्टिंग कंडीशंस के अंदर अगर बजटिंग करनी हो और बेहतर लिविंग करनी हो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं उसके, तो एक आम आदमी के लिए आप क्या कहेंगी, किस तरह से वो गुजारा कर सकता है या कर सकने की कोशिश कर सकता है? देखिए मेरे ख्याल में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं लोगों के पास, बिकॉज जिन लोगों की तनख्वाहें मिसाल के तौर पे 25,000 हैं या 20,000 हैं, उनके बिजली के बिल्स जो आ रहे हैं वो 20-25 हज़ार के आ रहे हैं। तो अगर वो अपने बिल्स अदा कर दें तो उसके बाद वो कुछ और कर नहीं सकते, ना किराया दे सकते हैं, ना बच्चों की तालीम वो कर सकते हैं। और आप देखिए कि बड़े पैमाने पे लोग, मैं कोशिश करती हूँ कुछ लोगों की, गरीबों की मदद करने की, मगर अब ये मसला हो रहा है कि लोग अपने बिल्स लेके आ रहे हैं कि हमारे बिल्स अदा कर दें। तो अब बिल्स मैं कहाँ से अदा करूँ? मैं अपने इतने बड़े बड़े बिल्स अदा कर रही हूँ, मैं लोगों को खाने पीने के लिए दे देती हूँ, दवाओं के लिए, बच्चों की स्कूल के लिए अपनी तनख्वाह में से देती हूँ, मगर अब बिल्स अदा करना, कई एक बिल्स अपना भी करूँ और 3-4 और, वो ज़रा मेरी तनख्वाह से भी बाहर हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए लोग जो आप जो कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश है, आप चाह रहे हैं लोग अपने उसमें गुजारा करें किस तरह, मगर मेरा ये कहना है कि जिस तरह हुकूमत दौलतमंद लोगों का ख्याल कर रही है, इस तरह थोड़ा सा गरीब और मिडिल क्लास का भी ख्याल करे, क्योंकि हुकूमत बड़े बड़े तनख्वाहों वालों की तनख्वाहें बहुत अच्छी और भी बढ़ा रही है, और वो लोग खुद भी अपनी बढ़ा रहे हैं। उनके जो बोर्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है तो इनको इतने और इनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाए, मगर गरीब लोगों का और मिडिल क्लास का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को बेच रहे हैं। मतलब बच्चों को तो कब इंसान जब मतलब बहुत अजीब और गरीब ये तो बात है कि लोग अपने बच्चे को बेच दें, मगर वो बेच रहे हैं और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जाने ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाह रहे हैं कि हम उनसे कहें कि आप यूँ कर लीजिए।
एक तो आपने तरीका ये बताया है कि डबल शिफ्ट पे काम करें, मगर मेरा ये ख्याल है कि किसी भी माशरे में वो हज़रत अली का कौल है कि कोई कुफ्र में पे मबनी माशरा सर्वाइव कर सकता है, मगर नाइंसाफ़ी पे मबनी माशरा सर्वाइव नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में हुकूमत को ये चाहिए कि गरीब और जो मिडिल क्लास है उसके हालात बेहतर करने की कोशिश करें, बजाय दौलतमंद लोगों को और उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं। दूसरे हुकूमतों के जो आप देखिए कि जो ये जिस तरह उनका तर्ज ज़िंदगी है, मैं इस हुकूमत को सिर्फ नहीं कह रही हूँ, सारी हुकूमतें जिस तरह रहती हैं, बहुत ही तायुश के लाइफस्टाइल्स और जिस तरह उनकी जो मरात हैं, उनके प्रोटोकॉल पे जो खर्चे हो रहे हैं, मैं समझती हूँ बहुत गुंजाइश है कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर साइड से इन फजूल खर्चों को काट के और इनको ट्रांसफर पेमेंट्स के जरिए लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को वो किया जाए। कल एक्चुअली शायद जी हमने बात भी यही की थी। मैं यही कह रहा था कि हुकूमत की जो मराहत हैं अगर वो ख़त्म कर दें अपने इदारों में से तो हॉस्पिटल के बेड्स भी आ जाएंगे, हम प्राइस को कंट्रोल भी कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? मिसेज नासिर। मिसेज नासिर, क्या कहेंगी आप? महंगाई है? जी बहुत है। बहुत है। तो क्या बिजली का बिल कितना आ जाता है आपका? पिछले महीने 20 आया, उससे पिछले 10 आया था। पिछले महीने 20 आया, उससे पहले 10 आया था जी। तो आपके घर में तो पांच बच्चे हैं मेरे। तो एक पंखा है, एक बल्ब है और बस यही चीजें हैं। एक पंखा, एक बल्ब है जी। और वॉशिंग मशीन होती है, तो बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं। हाँ, तो आपके हस्बैंड बहुत मुश्किल हो गई है। आपके हस्बैंड कितना कमाते हैं? वो 1000 रुपया दिहाड़ी लेके आते हैं। कितना? 1000 रुपया। 1000 रुपया दिहाड़ी लेके आते हैं जी। तो घर अपना है या किराए का है? नहीं, हमारा खुद का है। खुद का कमरा है हमारे पास। खुद का है। तो उसमें फिर 10,000 रुपए में 20,000 रुपए अगर आप बिजली का बिल दे देंगे तो 10,000 रुपए में आपका खाना पीना, रहना, हारी बीमारी, ये सारा हो जाता है। ये बहुत मुश्किल है। पिछली दफा मैंने आपसे बात भी की थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं, इतने मैं परेशान थी। तो खैर, खुदकुशी तो इलाज, खुदकुशी तो किसी भी चीज का इलाज नहीं है। आप फोन रखिए, मैं बात करता हूँ। जी, क्या कहती हैं? ये देखें आप, जो 20,000 या 10,000 ये बिजली का बिल दे रहे हैं उसमें प्लस टैक्सेस हैं। वो टैक्सेस हमें कब मिलेंगे? मतलब जब कोई खुदकुशी कर लेगा या फिर कोई सड़क पे आग लगाने आएंगे ये लोग अपने आप को। देखिए कितनी तकलीफ दे बात है कि एक पंखा, एक बल्ब और एक वॉशिंग मशीन जो ये कह रही, उनका 20,000 बिल ये दे के उसके बाद ये क्या करेंगे ज़िंदगी में? अब हम किसको ब्लेम करें? हम कहें कि जी ये नौकरी करे, खुद भी करे, बच्चों को कहीं रखवा दे। अब आप सोचें कि वो बच्चा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्या बनेगी? वो बच्चा किसी के घर काम करेगा, तालीम तो नहीं लेगा ना। कहाँ हम, मतलब कहाँ से कैसे सोचें कि गवर्नमेंट हमारी बात सुन ले? आई थिंक हमें कम्युनिटी को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो तफरीक की आप बात कर रहे थे हमारी ब्रेक के टाइम पे, तो मुझे लगता है कि जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है जिसके आमदन के ज़राए बहुत ही महदूद हैं, वो किसकी ज़िम्मेदारी बनते हैं? उस क्लास की ज़िम्मेदारी बनते हैं जो कि ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। और उसके लिए हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर हमारे ऐसे होने चाहिए। हम इस्लामिक ट्रेडिशन के मानने वाले हैं, रिलीजन हमारा हर चीज़ प्रमोट कर रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि पॉलिटिकल सिनारियोज़ बदलने में बहुत वक्त लग जाएगा, ठीक है। हो सकता है इनकी ये सारी जनरेशन इसी स्ट्रगल में चली जाए। तो इनके यहाँ जो इर्द गिर्द के लोग हैं, मुझे लगता है कि जो साइकोलॉजिकल कोल्डनेस, इनडिफरेंस हमने डेवलप कर लिया कि हमारे इर्द गिर्द हम नहीं देखते। और इर्द गिर्द देखने से मुराद ये है कि अगर मेरे पास आमदन के ज़राए ज़्यादा हैं तो मैं उन एरियाज़, उन इलाकों, उन ख़ानदानों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी मैं ले सकती हूँ। क्यों? इसी तरह से जिस तरह के बहन भाई होते हैं, सारे बहन भाइयों का माशी निज़ाम एक जैसा नहीं होता। कुछ के ऊपर ज़्यादा मिल रहा होता है और वो लुक आफ्टर करते हैं उनका जो कि कम कमा रहे होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि स्ट्रेस, ये जो महंगाई से निकल रहा है या डिप्रेशन है जिसमें सुसाइडल थाट्स आ रही हैं, मैं उम्मीद का मैसेज देना चाहती हूँ अपनी आवाम को कि चाहे जितने मर्जी हालात मुश्किल हों, आपका यकीन और उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए और आपका एक्सप्रेशन, यानी आप एक दूसरे को रीच आउट कर
सकें कि मैं यहाँ जाके अपनी जो है वो दादरसी करा सकती हूँ। और वो सबसे पहले आप अपने रिलेटिव से शुरू करें, अपनी कम्युनिटी से शुरू करें। और जो हमने ये अपना एटीट्यूड बना लिया है कि मुझे क्या, अमीर जो रिश्तेदार होते हैं वो गरीब रिश्तेदारों की तो कॉल भी नहीं सुनते, तो आपका जो निज़ाम है, पॉलिटिकल निज़ाम है, वो तो बाद में आएगा। तो हम क्यों नहीं एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते? अगर हमारे ही मुल्क में से ईदी जैसे कैरेक्टर भी निकले हैं ना, अभी जैसे शाहिदा जी कह रही थी कि सर्टन कैपेसिटीज होती है ना, उन्होंने कहा कि मैं काफी लोगों की तो कर देती हूँ, फिर देन एक वक्त ऐसा आता है जहाँ शी इज आल्सो हेल्पलेस। यस, तो फिर देन शी हैज यू नो रिसोर्सेज। मेरे पास अगर खुद देने के लिए नहीं होगा ना, तो मैं 10 और लोगों को भी एक्सेस कर सकती हूँ। दिस इज हाउ वी नीड टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं ऑनेस्टली, मेरे ख्याल में ये मुल्क चलता ही इसी तरह से। आप जो मेरे बस में होता है वो मैं करता हूं, जो शाहिदा जी के बस में वो करती हैं, जो इरम के बस में है, जो आपके बस में, इसी तरह से ये मुल्क चलता है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? सर लोरी साहब, मैं परवेज बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, कैसे हैं आप? अच्छा, आपकी महंगाई के मौजूद पर काफी देर से पूरा शो देख रहा हूँ मैं, लेकिन आप सिर्फ एक मसले को हल करते तो सारे मसले हल हो जाते। इस मुल्क से ना आप करप्शन खत्म करें, छोटे से लेके बड़े तक करप्शन है। आप रेहड़ी वाले के पास जाएं, वो आपको गलत चीज देगा। आप सौदा लेने जाएं, वो गलत चीज मिलेगी। दूसरे मसले, पेट्रोल भरवाने जाएं, उनकी जनाब का मीटर में रखा है, ठीक है। अगर ये चीजें खत्म होती है, महंगाई आप खुद खत्म हो जाती है। एक तो महंगाई, ऊपर से करप्शन। हम हुकूमत को बदनाम करते रहते, अपने गिरबानों में भी झाँक के देखें आप कि आप खुद कितने बड़े बेईमान हैं। हम शुएब अलैहिस्सलाम की कौम बन गए, समझे। हर आदमी के अंदर करप्शन है। कपड़ा लेने जाए वो सही नहीं मिलता, मसाले जात लेने जाए उसमें बेईमानी। हम लोग तो फकीर वाला मुल्क हो गया। अभी आपने कहा ये ले दे के लोगों को जनाब साहब हम मदद करके चल रहे, ये कब तक चलेगा? बिल्कुल सही, उनको मछली ना, आई एग्री, आपकी बात बिल्कुल बजा है। ये निज़ाम ठीक नहीं है। हम कर तो सकते हैं, मुल्क को पुल तो कर सकते हैं, लेकिन एक निज़ाम, अगर निज़ाम बनाना है तो फिर वाकई बहुत सारी चीज़ों की इस्तेलाहत करनी पड़ेंगी। कल मुझसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कल मुझसे किसी ने सवाल किया था कि अगर इस दुनिया से आप एक चीज़ मिटाना चाहें तो वो क्या होगी? एंड आई सेड हंगर। याद रखिएगा, भूख बहुत सारी चीज़ों को जन्म देती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक मार्फा किचन के अंदर। मैं हूं अली के साथ। सर बताइए ना क्या बनाया आज? कीमा हमने बनाया। क्या बनाया? कीमा। क्या? कीमा। नो, से कीमा। कीमा। Not keema. Keema is no such. There's no such word as keema. It's keema. अच्छा, आज हमने इसे बनाया सर भाई, और बीफ में भी आप कर सकते हैं इसे नॉर्मली आप। दिस इज चिकन। एग्जैक्टली, दिस इज चिकन। ओके। इसके अंदर हमारी एक इसकी डिफरेंट चीज़ ये है कि ये थोड़ा सुलेमानी स्टाइल जैसे हम कहते हैं ना, जो टमाटरों के अंदर ज़्यादा बनता है। सुलेमानी स्टाइल। एग्जैक्टली, जैसे हम ज़्यादातर केपी वाली साइड पे हमारा, या जो हमारी जितनी वो सरहदी इलाके हैं, हाँ, उन इलाकों में ये वाला ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके। इसके अलावा इसमें थोड़ा हमने पंजाबी टच भी दिया है। ख़ास तौर पे लाहौर में एक काफ़ी मशहूर चीज़ है कि कीमे के अंदर अंडा ज़रूर डालना है। कीमे में अंडा डालना है? हाँ जी, डालना है। तो इसके अंदर वो भी हुआ हुआ है, और इसको बड़े बेहतरीन तरीके से पहले और अच्छे तरीके से भुना गया। और ख़ास बात इसकी ये है कि इसे मक्खन के अंदर बनाया गया। मक्खन के अंदर बनाया गया। दैट्स रियली गुड। आपकी डाइट का क्या हाल होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, बट इट इज़ रियली 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 गुड। मक्खन के अंदर बना हुआ कीमा जिसमें अंडा भी शामिल है और प्रॉपरली भून के बनाया गया। एग्जैक्टली। माशाल्लाह माशाल्लाह। सेहत के उसूलों के तहत बनाया हुआ ये खाना नहीं, बट दिस रियली गुड, इट टेस्ट रियली गुड। और इसको मक्खन के साथ, उसके पराठे के साथ लेना है। इसको पराठे के साथ, मैं तो प्रेफर करूँगा पराठे के साथ खाया जाए। एब्सोल्युटली। अगर आप 15 मील भाग सकते हैं एवरी सिंगल डे, तो यू कैन हैव इट एवरी डे। रोज़ आप खा सकते हैं। अच्छा जी, फाइनल थॉट्स। टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है, एक मिनट मिलेगा, तो मैं पहले कराची जाता हूँ। और मैम कोई टिप देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी, पैगाम देना चाहेंगी, किस तरह से इस सिचुएशन से कोप किया जाए? आई नो टाइम बड़ा कम है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ आ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल में लोगों को भी चाहिए कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोग भी अपने कोशिश करें, मगर मेरे ख्याल में हुकूमत का रोल बहुत अहम है। हुकूमत को चाहिए कि वो अपने तर्ज ज़िंदगी में सादगी लाए, और ये जो बड़े तनख्वाहों पे लोग हैं इनको पैम्पर करने के बजाय उनकी तनख्वाहें कम रखे और वो पैसा ट्रांसफ़र करे मिडिल क्लास और गरीब लोगों की सेहत पे और तालीम पे और उनकी ज़िंदगियों को ज़रा बेहतर बनाने में।
आप देखिए और मुल्कों में हुकूमतें सबसे ज्यादा अपने लोगों का ख्याल रखती हैं, मगर बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में हुकूमतें तमाम सियासी जमातों की, मैं किसी एक को नहीं कह रही हूँ, सारी हुकूमतें सबसे ज्यादा पैम्पर करती हैं दौलतमंद लोगों को, क्योंकि वो खुद दौलतमंद तबकों से ताल्लुक रखती हैं और वो अपनी तर्ज जिंदगी में कोई सादगी नहीं लाती। आप रेवेन्यू साइड पे देखें तो उनको बहुत पैसे की ज़रूरत है, उनको डेट सर्विसिंग करनी है और उनके बहुत खर्चे हैं, मगर आप एक्सपेंडिचर साइड पे देखें तो वो बड़े अय्याशियाँ हैं और बड़े फराखदिली से उन पैसों को लुटा रहे हैं, जिन पैसों की वो कहते हैं कि उनके पास $1 बिलियन के लिए IMF से लेने के लिए लिटरली नाक रगड़ देते हैं, मगर जब वो 1 बिलियन आ जाता है तो 1 बिलियन क्या 3 बिलियन, जैसे पिछले स्टेट बैंक के गवर्नर $3 बिलियन को लोगों किया और वो उनके नाम भी बताने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं उन्होंने उनकी कोई मदद कर दी। तो ये तो है इस मुल्क का तर्ज जिंदगी। चलिए शाहिदा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वेरी क्विकली। बिल्कुल, मैं थोड़ी सी बात ये बताना चाहती हूँ कि पहले सफ़ेद पोश बंदा अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र अल्लाह का से बात करके अल्हम्दुलिल्लाह कहता था, अब वो बड़ी शर्मिंदगी से हमें बता रहा होता है कि उसके क्या हालात है। यहाँ से आपके ख्याल में बजट लिख के बनाना चाहिए? जी बिल्कुल, हाँ, वो उसके लिए ये है कि हम अगर बजट लिखेंगे उसमें हमें पता होगा कि इस महीने हमने कितना एक्सपेंड किया है और पिछले महीने को चेक एंड बैलेंस पे बात कर सकते हैं कि हाँ हमने कहाँ पे किन चीज़ों को ख़त्म करना है और अगले महीने में अपने बजट को सेट करना है, क्योंकि हमें याद नहीं होता, हम वो चीज़ें दोबारा रिपीट कर देते हैं घरों में इस्तेमाल के लिए। मैं कहूँगी कि हर बड़े चेंज के लिए कुर्बानी जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। तो मेरा ख़्याल है हमें अपनी जो ऐसी आदतें हैं जो कि काम चोरी की आदत, हमें ब्लेम करने की आदत, हमें हर वक्त दूसरों के ऊपर वाइन करना, अपने सिस्टम को इसकी कुर्बानी कर दें और अपने अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट करें, पैदा करें। जो आप अपनी जगह पर कर सकते हैं वो करें और जो नहीं हो सकता उसके लिए अच्छा गुमान रखें और लोगों को जितना जहाँ जिस लेवल पर आप लोगों को लिफ्ट कर सकते हैं करें। एक स्माइल करने में कोई कीमत नहीं लगती और अपने बहन भाइयों को, इर्द गिर्द जितने आपका स्पाउस है, बच्चे हैं, उन सब के अंदर होप का मैसेज जनरेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया शाहिदा जी, आपका बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने शो देखा। देखिए रेजोल्यूशन तो कोई नहीं हो सकता था क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि आज हो जाएंगी, लेकिन अगर हमने ईमानदारी के साथ एक दूसरे का साथ दिया और मिल के काम किया तो कल चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। गॉड ब्लेस यू, कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।